हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यशकरण। आज मैं एक ऐसा लेक्चर लेके आया हूं जिसमें दो टॉपिक कवर होंगे। एक है रूल नंबर 149 ऑफ जीएफआर 2017 और सेकंड है रूल नंबर 4 ऑफ जीटीसी ऑफ जेम। जीटीसी क्या है? जर्नल टर्म एंड कंडीशंस ऑफ जेम। तो इसके मैं नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये दोनों रूल सेम हैं। एक जर्नल फाइनेंशियल रूल 2017 का है और दूसरा जर्नल टर्म एंड कंडीशंस ऑफ जेम का है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और ये क्वेश्चन बायर और सप्लायर उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच रूल ऑफ जीएफआर 2017 इज रिटन अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द जेम। जीएफआर 2017 का वो कौन सा रूल है जिसमें जेम के बारे में लिखा हुआ है? आंसर है रूल नंबर 149। सेकंड क्वेश्चन है, in which rule of GTC of GEM is written about the provisions of the Rule 149 of GFR 2017। GEM का जो GTC है, GTC क्या है? जर्नल टर्म एंड कंडीशंस। GEM के जर्नल टर्म एंड कंडीशंस का वो कौन सा रूल है जिसमें GFR 2017 का रूल नंबर 149 के बारे में लिखा हुआ है? तो आंसर है रूल नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेम। जेम की फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज जेम। जेम की डेफिनेशन क्या है? इट इज एन ऑनलाइन पोर्टल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर परचेज ऑफ कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है, वन स्टॉप शॉप है, जो केवल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिस हैं जो अपने ऑफिस के लिए कोई भी कॉमन आइटम परचेज करते हैं, जर्नल आइटम परचेज करते हैं या सर्विसेज परचेज करते हैं, उन सब के लिए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया है। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द होस्ट ऑफ जेम। जेम को होस्ट कौन करता है? जेम को होस्ट कौन करता है? डीजीएसएनडी। डीजीएसएनडी क्या है? डायरेक्टर जनरल सप्लाईज एंड डिस्पोजल। ये एक गवर्नमेंट की ऑथोराइज्ड एजेंसी है जो जेम को होस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द सीईओ ऑफ जेम। जेम का सीईओ कौन है? श्री तलीन कुमार। क्वेश्चन नंबर 7, इज इट मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू परचेज कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम जेम पोर्टल। क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए जेम से परचेज करना मैंडेटरी है? यस। जितने भी कॉमन यूज गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको जेम से परचेज करना मैंडेटरी किया गया है जो जेम पे अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु विल बी सर्टिफाइड द क्रेडेंशियल्स ऑफ द सप्लायर्स ऑन जेम। तो जो जेम के ऊपर सप्लायर हैं, जो रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, उनका क्रेडेंशियल कौन चेक करता है, कौन सर्टिफाई करता है? तो उनको सर्टिफाई करता है डीजीएसएनडी। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द वेबसाइट ऑफ जेम। जेम की वेबसाइट क्या है? www.gem.gov.in। क्वेश्चन नंबर 10, हु विल सर्टिफाई द रीजनेबिलिटी ऑफ रेट्स। जो रेट्स हैं उसकी रीजनेबिलिटी कौन सर्टिफाई करेगा? इसकी रीजनेबिलिटी करेगा द प्रोक्योरिंग अथॉरिटीज। जो परचेज ऑफिसर है वो रेट को सर्टिफाई करेगा कि रेट जेन्युइन है या नहीं। व्हाट इज द लिमिट फॉर डायरेक्ट परचेज ऑन जेम। जेम के ऊपर डायरेक्ट परचेज करने की कितनी लिमिट है? आंसर
अप टू ₹25,000। जिस आइटम की एस्टिमेट वैल्यू 25,000 से नीचे है उसको हम डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं किसी भी सप्लायर से जो जेम पे अवेलेबल है एंड मीटिंग द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी पीरियड। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द लिमिट फॉर L1 परचेज ऑन जेम? L1 परचेज के लिए जेम पे कितनी लिमिट है? आंसर, up to ₹5 lakhs other than automobiles and up to ₹30 lakhs for automobiles। ऑटोमोबाइल के लिए कितनी है? 30 लाख और अदर देन ऑटोमोबाइल के लिए है 5 लाख। हैविंग लोएस्ट प्राइस अमंगस्ट एट लीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स ऑन जेम मीटिंग द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी पीरियड। L1 परचेज क्या है कि किसी आइटम की एस्टिमेट वैल्यू जो 5 लाख से नीचे है उसको हम 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करके जिसका लोएस्ट प्राइस है उससे हम डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। और जो ऑटोमोबाइल्स हैं उसके लिए जो 30 लाख से नीचे हैं उसके हम 3 फर्मों को कंपेयर करने के बाद जो L1 आता है उससे हम डायरेक्ट परचेज कर लेते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हमने L1 परचेज वाला मेथड ही यूज करना है। हम 5 लाख से नीचे जो अदर देन ऑटोमोबाइल्स हैं और 30 लाख से नीचे जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनकी हम बिडिंग भी लगा सकते हैं और उसकी हम RA परचेज भी कर सकते हैं, RA भी लगा सकते हैं और हम RA टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर विच ई-बिडिंग RA परचेज इज मैंडेटरी ऑन जेम? वो कौन सी वैल्यू है जिसके बाद हमें बिडिंग या RA परचेज करना मैंडेटरी है? आंसर, अबव ₹5 लाख अदर देन ऑटोमोबाइल्स। जो अदर देन ऑटोमोबाइल हैं उनके लिए 5 लाख से ऊपर और जो ऑटोमोबाइल है ऑटोमोबाइल के लिए 30 लाख से ऊपर जिसकी एस्टिमेट वैल्यू है उसको हम बिडिंग करेंगे या RA से परचेज करेंगे थ्रू द सप्लायर हैविंग लोएस्ट प्राइस मीटिंग द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी पीरियड। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ द गवर्नमेंट बायर्स में ascertain the reasonableness of prices before placement of order? जो गवर्नमेंट बायर हैं वो ऑर्डर डालने से पहले कैसे सर्टिफाई करेंगे कि ये रेट रीजनेबल है या नहीं? आंसर है बाय यूजिंग नंबर 1 BA टूल्स, BA टूल का इस्तेमाल करके। BA टूल क्या है? बिजनेस एनालिसिस टूल। सेकंड है लास्ट परचेज प्राइस ऑन जेम, जो जेम के ऊपर लास्ट परचेज प्राइस है उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड है कंपैरिजन विद अदर ई कॉमर्स साइट, जो अदर ई कॉमर्स साइट हैं उसके साथ भी जेम के रेट को कंपेयर किया जा सकता है। फोर्थ है मार्केट सर्वे, इसके बावजूद भी परचेजर मार्केट का सर्वे करने के बाद रेट को सर्टिफाई कर सकता है। नंबर 5 डिपार्टमेंट्स ऑन लास्ट परचेज प्राइस एटसेट्रा, जो डिपार्टमेंट का लास्ट परचेज रेट है उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। और लास्ट में क्या है? WPI रेट्स। WPI रेट्स क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसके साथ भी परचेजर कंपेयर करने के बाद सर्टिफाई करेगा कि जेम के प्राइस रीजनेबल है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, मे वी कैन मेक पीसमील परचेज? क्या हम पीसमील परचेज कर सकते हैं? नो, ए डिमांड फॉर गुड्स शैल नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्वांटिटीज टू मेक पीसमील परचेज टू अवॉइड प्रोक्योरमेंट थ्रू L1 बाइंग bidding reverse auction on gem or the necessity of obtaining the sanction of higher authorities required with reference to the estimated value of the total demand। तो हम L1 परचेज से बचने के लिए या बिडिंग से बचने के लिए या रिवर्स ऑक्शन से बचने के लिए हम पीसमील परचेज नहीं कर सकते, मतलब हम डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 16, when annual procurement plan of goods and services shall be projected on GEM portal by the ministries departments? Answer, within 30 days of budget approval।
बजट अप्रूवल के 30 दिन के अंदर अंदर हमें एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान, हमें गुड्स एंड सर्विसेज का एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान है वो जेम पोर्टल के ऊपर प्रोजेक्ट कर देना चाहिए। द मिनिस्ट्रीज ऑब्लिक डिपार्टमेंट्स शैल वर्क आउट देयर प्रोक्योरमेंट requirements of goods and services on either OPEX or CAPEX model as per their requirements, oblique suitability at the time of preparation of budget estimate, and shall project their annual procurement plan of goods and services on GEM portal within 30 days of budget approval। तो जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने जो प्रोक्योरमेंट का प्लान है गुड्स एंड सर्विसेज का उसको वर्कआउट करेंगे। कैसे वर्कआउट करेंगे? ओपेक्स एंड कैपेक्स मॉडल का इस्तेमाल करते हुए उसका जो बजट एस्टिमेट बनाएंगे और बजट एस्टिमेट बनाने के बाद उसको प्रोजेक्ट करेंगे प्रोक्योरमेंट के लिए जेम पोर्टल के ऊपर। कितने दिन के अंदर अंदर? विद इन 30 डेज ऑफ बजट अप्रूवल। बजट अप्रूवल के 30 दिन के अंदर अंदर उसको जेम पोर्टल पे प्रोजेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज कैपेक्स मॉडल? कैपेक्स मॉडल क्या है? कैपेक्स की फुल फॉर्म है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन द कैपेक्स मॉडल, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज यूज्ड बाय द यूजर टू स्ट्रेटवे परचेज गुड्स, फॉलोड बाय प्रोक्योरमेंट ऑफ कंज्यूमेबल्स, arranging comprehensive maintenance contract after warranty period, and finally disposing the product after useful life। इसका मतलब है कि जो बायर है वो डायरेक्टली गुड्स को परचेज करता है, फिर उसके लिए कंज्यूमेबल जो है उसकी प्रोक्योरमेंट करता है, फिर उसकी जो कंप्रीहेंसिव मेंटेनेंस है वारंटी पीरियड के बाद उसको मेंटेन करता है, एंड फाइनली डिस्पोजिंग द प्रोडक्ट आफ्टर यूजफुल लाइफ, और यूजफुल लाइफ के बाद उस प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ कर देता है। तो ये है कैपेक्स मॉडल। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज ओपेक्स मॉडल? तो आंसर क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपेक्स का फुल फॉर्म क्या है। ओपेक्स की फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। इन द ओपेक्स मॉडल द सेलर प्रोवाइड द गुड्स। जो ओपेक्स मॉडल होता है उसमें सेलर क्या करता है? वो गुड्स प्रोवाइड करता है, मेंटेन इट, इसको मेंटेन रखता है, एंड आल्सो प्रोवाइड द कंज्यूमेबल्स, और इसके लिए कंज्यूमेबल प्रोवाइड करता है एज रिक्वायर्ड, एंड फाइनली टेक्स बैक, और फाइनली इसको वापस ले लेता है आफ्टर यूजफुल कॉन्ट्रैक्टेड लाइफ, जब इसकी कॉन्ट्रैक्टेड लाइफ खत्म हो जाती है। द एक्सपेंडिचर इज मेड बाय द बायर इन ए स्टैगर्ड मैनर as per the terms and conditions of the contract। Question number 19, what is a custom bid? Custom bid क्या होती है? Answer, a buyer can float a bid on GEM even if the category of product or service that the person might be looking for is not available on the GEM। Custom bid क्या होती है? कि जब कोई आइटम, रिक्वायर्ड आइटम जेम पे अवेलेबल नहीं है तो बायर उसकी कस्टम बिड भी लगा सकता है, लेकिन कस्टम बिड लगाने के लिए एस्टिमेट वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, कैन बायर मेक बिड RA इन केस आइटम इज अवेलेबल ऑन जेम बट स्पेसिफिकेशन डज नॉट मैच विद देयर रिक्वायरमेंट? क्या बायर बिड या RA लगा सकता है जब कोई आइटम जेम पे अवेलेबल है पर उसकी स्पेसिफिकेशन बायर की रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करती? यस, बायर उसकी बिड या RA लगा सकता है। इसमें क्या है कि जब कोई बायर कोई आइटम सर्च करता है और आइटम तो सर्च हो जाती है लेकिन उसकी जो स्पेसिफिकेशन है या पैरामीटर है वो रिक्वायरमेंट के साथ मैच नहीं करते, तो बायर उसमें अपनी तरफ से 5 पैरामीटर या 5 स्पेसिफिकेशन डाल के उसकी बिड लगा सकता है, उसकी RA लगा सकता है, या उसको कस्टम बिड भी लगा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना, ताकि इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो बना के लेके आता रहूं और उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।